हाय दोस्तों, मैं एस के दिवाकर आपके प्रताप कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे जीएस का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। पहले भी आपको इस कॉम्पिटिटिव चैनल से, प्रताप कॉम्पिटिटिव चैनल से बहुत सारे वीडियो मैथ के और भी सब्जेक्ट के मिल चुके होंगे। और हम आपको जीएस का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपको विभिन्न सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको उपयोगी साबित होगा। इसमें आपको ये भी, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भी सब वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और उसमें साइंस आर्ट्स सबका इंक्लूड रहेगा। इससे आपको समझने में, जानने में आसानी होगी और काफ़ी हौच-पौच नहीं लगेगा। इसलिए आपको बिल्कुल सुविधा अनुसार, आप ही की सुविधा के लिए वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और आप ही की सुविधा के अनुसार सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में आपको वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे कि आप समझने में आपकी सहूलियत होगी। इससे मैं अब अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ और अपना जो जीएस का है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिससे आपको समझने में सहूलियत होगा। मेरा पहला सवाल है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये इसका पहला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत इसका किया गया था। जिसमें क्या था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में वायसराय के परिषद को विस्तार करते हुए इसको पहले से निर्धारित 4 सदस्य, जिसमें गृह था, वित्तीय था और सैन्य था, राजस्व था, उसको अतिरिक्त एक विधि संबंधित विषय हेतु एक 5वें सदस्य का नियुक्ति किया गया। 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई तत्कालिक वायसराय, उसमें जो कैनिंग थे, उस समय के जो तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्होंने प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग को आवंटित किया, विशेष प्रकार का एक विभाग दिया, आवंटित किया, करते हुए विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। जिसमें कि कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा एवं सर दिनकर राव को भी नियुक्त किया गया, को इस परिषद में मनोनीत किया गया। जिसमें आपको इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था और वित्तीय पे चर्चा करने का अधिकार नहीं था। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट पर चर्चा करने का शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये हमारा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, भारतीय परिषद 1892 के तहत यह हुआ, शक्ति प्राप्त हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में 2 संसदीय विधायिका बनाई गई थी? तो जिसमें हमारा है 1919 के भारत सरकार के अधिनियम द्वारा। इसमें क्या हुआ था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किया गया था। इसमें कि केंद्र में 2 संसदीय विधायिका का स्थापना किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया था। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। महालेखा परीक्षक के नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था और उसके साथ ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप, बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? मतलब अलग किया गया था। तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध के 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली के संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। अब हमारा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? इसमें है गवर्नर जनरल को अपशिष्ट शक्तियां दी गई थी। जिसमें था भारत सरकार
का जो भारत का जो शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन हुआ था 3 खंडों में, जिनका संघ सूची था, प्रांतीय सूची थी और समवर्ती सूची थी। तो उनमें क्या था, अपविष्ट शक्तियां सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट अब है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई। तो ये है भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया, जिसमें क्या था, भारतीय संविधान में कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, निर्गत कर सकते हैं। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा धारा 42 से प्रेरित होता है, जिसमें कि वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत कर दिया गया है। नेक्स्ट कहता है भारत का संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो ये है कनाडा के द्वारा, कनाडा का भारत की संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है, जिसमें भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है, और जो केंद्र होता है राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक मजबूत होती है और अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। भारत में अपविष्ट शक्तियां जैसे कि अपशिष्ट शक्तियों में जैसे कि अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने के अधिकार संसद को दिया गया है, और संसद ही अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना एवं उपबंध कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट फिर ये है हमारा नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान जो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस विषय में भिन्न है। जैसे कि हमारा जो संविधान है ब्रिटिश के किस तरह से भिन्न है, संसदीय प्रणाली से किस तरह से भिन्न है। तो ये हमारा है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के द्वारा, जिसमें क्या होता है, ब्रिटिश के संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी भी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द करने का अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। मतलब क्या है यहाँ पे है कि ब्रिटिश का जो ये शासन व्यवस्था है उसमें पुनरावलोकन का विचार नहीं है, लेकिन यहाँ जो भारत का संसदीय संसद चलाने की जो विधि व्यवस्था है उसमें पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है, जो कि अमेरिका से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये हमारा कथन, पहला कथन है संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की संघीय प्रणाली है। हाँ, ये कथन सत्य है। हमारा आंसर ये है पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का जो है प्रणाली कैसा है, संघीय है। अब नेक्स्ट सवाल, फिर नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट फिर है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो यह है बंबई प्रेसिडेंसी से। कहां से हुआ था, बंबई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुई और उनकी मृत्यु 1956 में, मतलब बी। फिर हमारा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो ये हमारा है इनमें से
कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो सदस्य में नहीं थे। नेक्स्ट, भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, जो कि है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी, तो ये है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए, तो ये है 11। मतलब भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो 11। नेक्स्ट, भारतीय संविधान नेक्स्ट में है भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, फिर है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट, फिर है कि भारतीय संविधान के 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ये है संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट, फिर है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, तो ये है वर्ष 1950 में। नेक्स्ट, फिर है निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो ये है जवाहरलाल नेहरू। फिर है हमारा आखिरी सवाल, जो है कि संविधान के 26 नवंबर के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि इसका हमारा हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसको इस दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा, और साथ ही साथ लाइक बटन या डिसलाइक को क्लिक करके आपको बताना होगा। इसमें आपको ये बताना होगा, लाइक करिएगा तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारी वीडियो अच्छी थी, और अगर डिसलाइक कीजिएगा तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारे वीडियो में और भी सुधार करने की जरूरत है, जिससे कि हमें प्रेरणा भी मिलेगी और उसमें प्रोग्रेस करने के भी सीख मिलेगी। थैंक यू।